हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी 1000 पॉलिटी क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट थर्ड आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज द राइट टू अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कॉपरेशन। तो केंद्र राज्य और अंतर राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि वो एक इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसको अपॉइंट कर सके, जिससे कि प्रमोट किया जा सके, सेंटर और स्टेट के बीच में जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाया जा सके और जो इंटर स्टेट का कॉपरेशन है उसको भी बढ़ाया जा सके। तो प्रेसिडेंट जो होंगे इंडिया के, उनके पास ये पावर रहेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन दी लोकसभा। तो निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है? तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन एग्जाम्स में बहुत बार आपका रिपीट होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मनी बिल हो जाएगा, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन रहेगा। आपसे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं एक बार। तो आर्टिकल 110 रहेगा, जिसमें आपका डेफिनेशन आता है मनी बिल का। आर्टिकल 112 में आता है आपका एनुअल फाइनेंशियल बजट। एनुअल फाइनेंशियल बजट जो आपका पेश किया गया है, क्योंकि पीछे ही आपका बजट पेश हुआ है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनुअल फाइनेंशियल बजट आपका 112 में आता है। 114 में आपका रहेगा एप्रोप्रिएशन बिल्स आते हैं। 123 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आपका रिपीट हुआ है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 124 के अंडर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपका आता है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1955 हो जाएगा। 1955 में आपका पास हुआ था सिटीजनशिप एक्ट इंडिया के पार्लियामेंट में। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स। जो पार्ट्स रहेंगे टोटल, अगर बात करी जाए तो टोटल 25 पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टार्टिंग के जो 10 पार्ट्स हैं उनको यहाँ पे कवर करते हैं, बाकी और पार्ट्स को भी हम जो हमारी ये सीरीज है उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे पार्ट्स की अगर बात करी जाए तो प्रेजेंट टाइम में टोटल 25 पार्ट्स हैं, हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। स्टार्टिंग के टाइम में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे टोटल 22 पार्ट्स थे। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल आपके इनिशियल टाइम में, स्टार्टिंग के टाइम में थे। प्रेजेंट टाइम में 25 पार्ट्स हैं और हमारे शेड्यूल कितने हो चुके हैं? तो 12 हमारे शेड्यूल्स प्रेजेंट टाइम में रहेंगे। जो पार्ट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक रहेगा। पार्ट 2 में हमारा सिटीजनशिप आता है आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। पार्ट 3 में हमारी फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा क्वेश्चन था, वो आते हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। पार्ट 4 में हमारे आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। आर्टिकल 5 में यूनियन आता है, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक। पार्ट 6 में हमारा स्टेट्स आती हैं, आर्टिकल 152 से लेके 237 तक। फिर हमारा आता है पार्ट 8, जो कि रिपील कर दिया गया। पार्ट 7 रहेगा ये, जो कि हमारा रिपील कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। फिर हमारा पार्ट 8 आता है, जिसमें हमारी यूनियन टेरिटरीज आती हैं, आर्टिकल 239 से 242 तक। फिर अगर पार्ट 9 आपसे पूछा जाए तो उसमें हमारी पंचायत आते हैं, आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O तक। 10th जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज आपके आते हैं, 244 से लेके 244A तक। तो ये हमारे 10 पार्ट्स हैं जो कि आपको अभी के लिए याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एवरी लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट हैज टू बी इन कंफर्मिटी विद द डैश। सरकार द्वारा अधिनियमित
प्रत्येक कानून को डैश के अनुरूप होना चाहिए। तो जो भी कानून है, जो भी लॉ बनता है, उसको किसके अनुरूप होना चाहिए? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी नया कोई कानून बन रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन में इसमें बताया गया है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन इज द डैश। तो भारत के संविधान के तहत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। तो आप सबको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है एग्जीक्यूटिव का, यूनियन का, वो कौन होता है? तो वो प्रेसिडेंट होते हैं। जो अगर इंडिया के हेड की बात करी जाए, इंडिया का फर्स्ट पर्सन कौन रहेगा? तो वो आपके प्रेसिडेंट ही होते हैं। लेकिन जो मेन पावर्स होती हैं, जो रन करते हैं यूनियन को, वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो इन दोनों चीजों में आपको फर्क जो है वो पता होना चाहिए। Which article of the Constitution of India deals with the recognition of the right to education as a fundamental right? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार की मान्यता से संबंधित है? तो ये भी एग्जाम में आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21A में हमारा राइट टू एजुकेशन आता है। फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने होते हैं? तो 12 से आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे, जो कि टोटल 6 पार्ट्स में हमारे डिवाइड करे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। The idea of a single citizenship in the Constitution of India was borrowed from। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का विचार कहां से लिया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। इंडिया में किस टाइप की सिटीजनशिप है? तो सिंगल सिटीजनशिप। अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले रहे हैं तो आप इंडिया की सिटीजनशिप खो देंगे। अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है तो आप और किसी देश की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। ये हमारा क्या रहेगा? सिंगल सिटीजनशिप है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पे बात करी गई है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। अगर इसके थ्रू बात करी जाए तो कॉन्करेंट लिस्ट को हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। जॉइंट सिटिंग जो होती है बोथ हाउसेस की, पार्लियामेंट के, कौन कौन से? लोकसभा की और राज्यसभा की, अपर हाउस की और लोअर हाउस की। तो जॉइंट सिटिंग जो होती है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही बोरो किया है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारा पार्ट 4 में आता है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड, ये तीनों चीज हमने आयरलैंड कंट्री से बोरो की हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को और आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल को हमने यूएसएसआर रशिया से बोरो किया है। फिर हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, और जो हमारा क्वेश्चन था सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये हमने यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये बोरो किया है। फिर हमने फंडामेंटल राइट्स को, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, जुडिशियल रिव्यू को, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस को और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को हमने यूएसए मतलब अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने इनको बोरो किया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। केवल हमारे 2 आर्टिकल्स रहेंगे, आर्टिकल 20 और 21, जो कि सस्पेंड नहीं होते। तो ये हमने जर्मनी से बोरो किया है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और राज्यसभा मेंबर इलेक्शन, ये हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया। रिपब्लिक, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी हमारे प्रियम्बल में हमने फ्रांस जो देश है वहां से हमने बोरो किया है। तो ये सब क्या है? हमारे सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी कंट्रीज से बोरो किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। The article of the Indian Constitution that deals with all the executive power of the governor is dash। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है वो डैश में है। तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव पावर्स आती हैं गवर्नर की? तो हमारा आंसर है आर्टिकल 154। Which of the following articles of the Constitution of India प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ जीएसटी काउंसिल? तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण के लिए प्रदान करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 279A हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है।
अगर जीएसटी की बात करी जाए तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फुल फॉर्म हो जाएगी। जीएसटी में टैक्स स्लैब्स होते हैं अलग अलग, जो कि रहेंगे आपके 5% का, 12% का, 18% का, 28% का। इंट्रोड्यूस जो किया गया था जीएसटी को, इफेक्ट में जो आया था वो आया था इंडिया में 1 जुलाई 2017 को। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, तो 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाला गया है। पहली कंट्री जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था वो फ्रांस रहेगी। इंडिया में पहली स्टेट जिसने जीएसटी लागू किया था वो आसाम रहेगी। जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, तो टोटल 33 मेंबर्स होते हैं। जीएसटी काउंसिल की जो चेयरमैन होती हैं वो होती हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो निर्मला सीतारमन प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की। तो ये जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन भी हो जाएंगी। Who among the following is not a part of the union executive? तो निम्नलिखित में से कौन संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो जाएगा। जो यूनियन होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उसका पार्ट नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस लिए होता है, लॉज हो गया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, या फिर प्रेसिडेंट हैं उनको कोई किसी चीज़ पे एडवाइस लेनी है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, लॉज बनाना हो गया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, वो यूनियन एग्जीक्यूटिव में नहीं आता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, जो हमारी यूनियन के मिनिस्टर्स होते हैं, ये सब हमारे किस में आते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। 5 तरीके की रिट्स होती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट हमारा इशू करता है। कौन कौन सी रिट्स हो जाएंगी, तो 5 रिट्स हमारी कौन कौन सी हैं, तो उसमें हमारा आता है हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और को वारंटो। ये टोटल 5 रिट्स हैं हमारी जो कि इशू की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर देयर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका? तो कर्नाटका राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 75 हो जाएगा। 75 टोटल मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के कर्नाटका स्टेट में। अगर इसकी बात करी जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो इसमें टोटल जो सीट्स हैं वो 75 हैं कर्नाटका में, जिसमें 64 इलेक्टेड हैं और 11 आपके नॉमिनेटेड रहेंगे। जो साइज होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1/3 मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो 1/3 मेंबर्स होते हैं उससे ज़्यादा आपका साइज नहीं हो सकता, सीट्स नहीं हो सकती स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें 1/3 आपका आंसर होता है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 52 से 78 हो जाएगा। यहाँ पे आपको यूनियन नहीं मिला तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपसे यूनियन एग्जीक्यूटिव पूछा गया है, इसलिए आपका 52 से 78 हो जाएगा। कुछ अगर यहाँ पे आर्टिकल्स की बात करें 52 से 78 के बीच में, तो 63 हमारा आर्टिकल रहेगा जो कि है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। 61 हमारा रहेगा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। 64 में हमारा आता है वाइस प्रेसिडेंट टू बी दी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो रहेंगे वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। 66 में हमारा आता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 76 में हमारे रहेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कुछ हमारे आर्टिकल्स हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑल इंडियन सर्विसेज, जितनी भी इंडिया की सर्विसेज हैं वो आपका आ जाएगा। बाकी फेडरल फीचर्स कौन से हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो डुअल गवर्नमेंट होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर्स होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। तो ये हमारे क्या हैं, फेडरल फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही पीछे क्वेश्चन कवर करे थे जिसमें हमने कवर किया था कि टोटल 25 पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके हमने जो 10 पार्ट्स हैं स्टार्टिंग के उनको कवर किया था।
अब बाकी के जो पार्ट्स रह गए उसमें से आपका ये क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट 14। पार्ट 14 जो रहेगा हमारा, उसमें आता है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। A minister who for any period of dash is not a member of either house of the parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister। एक मंत्री जो डैश की किसी भी अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो मिनिस्टर होता है, अगर वो कितने टाइम के लिए किसी भी हाउस का, मतलब लोकसभा का भी मेंबर नहीं है और राज्यसभा का भी मेंबर नहीं है, तो कितने टाइम के बाद जो उसका मिनिस्टर का जो पद है, जो मंत्री का पद है, वो खत्म हो जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 कंसेक्यूटिव मंथ। तो 6 मंथ के लिए अगर मेंबर नहीं है कोई मिनिस्टर दोनों ही हाउसेस का, पार्लियामेंट का, तो वो क्या रहेगा, वो आपका मंत्री पद से भी हट जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टू कास्ट वोट ड्यूरिंग इलेक्शन। तो इलेक्शन के टाइम पे जो हम वोट डालते हैं वो हमारा कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होती है। फंडामेंटल ड्यूटी क्या रहेगी हमारा, टू प्रोटेक्ट दी नेचुरल इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको बचाना हमारा क्या रहेगा, एक फंडामेंटल हमारी ड्यूटी है। टू एबिड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करना। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है इंडिया की उसको बनाए रखना। हाउ मेनी सीट्स ऑफ राज्यसभा आर प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 19 हो जाएगा। 19 सीट्स हैं महाराष्ट्र की राज्यसभा में। अगर बात करी जाए महाराष्ट्र को कब फॉर्म किया गया था, तो 1 मई 1960 में फॉर्म किया गया। महाराष्ट्र की कैपिटल 2 रहती हैं आपकी, मुंबई और नागपुर। अगर काउंसिल की बात करी जाए तो काउंसिल में 78 सीट्स हैं महाराष्ट्र में, असेंबली में 228 सीट्स रहेंगी, राज्यसभा में 19 सीट्स हैं और लोकसभा में 48 सीट्स हैं। एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। महाराष्ट्र का हाई कोर्ट क्या है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र का हाई कोर्ट आपका हो जाएगा। A candidate seeking election as vice president is required to make a security deposit of, अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाह रहा है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो उसको कुछ पैसे जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करने होते हैं। तो वो कितने पैसे होते हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,000। तो 15,000 रुपये जमा करने होते हैं कैंडिडेट को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उतरने के लिए। अ जज ऑफ द हाई कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ डैश, तो उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश डैश की आयु में सेवानिवृत्त होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 ईयर्स। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 ईयर्स रिटायरमेंट एज रहेगी हाई कोर्ट के जजेस की। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज जो होती है वो कितनी होती है, तो उनकी हो जाएगी 65 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट में होती है 65 और हाई कोर्ट में होती है 62 ईयर्स। हाई कोर्ट में पहले 60 ईयर्स होती थी, लेकिन जो हमारा 15th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया उसके बाद 60 से बढ़ा के 62 कर दिया गया हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज को। द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया गॉट एस्टैब्लिश्ड इन, तो भारत में प्रथम भाषीय राज्य की स्थापना हुई कब हुई, तो हमारा आंसर है 1953। अब यहाँ पे काफी सारे लोग कहेंगे कि जो आंध्र प्रदेश स्टेट है वो हमारी लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने वाली पहली स्टेट है इंडिया की, लेकिन आंध्र प्रदेश स्टेट तो हमारी एस्टैब्लिश हुई थी 1956 में। तो 1953 हमारा करेक्ट आंसर कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि सबसे पहले जो 1953 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट फॉर्म करी गई थी वो थी हमारी आंध्र स्टेट। आंध्र स्टेट को फॉर्म किया गया था जो कि प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश स्टेट है हमारी। उसके बाद 3 साल बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू जो तेलंगाना वाला रीजन था उसको ऐड कर दिया गया था आंध्र स्टेट में और फॉर्म किया गया था आंध्र प्रदेश स्टेट को। तो 1956 में हमारी आंध्र प्रदेश स्टेट बनी थी जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे है, लेकिन 1953 में ही आंध्र स्टेट के रूप में इसको फॉर्म कर दिया गया था। तो इसलिए आंध्र स्टेट जो रहेगा वो हमारा करेक्ट आंसर होता है और 1953 हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, टू हुम कैन दी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एड्रेसेस हिज और हर रेजिग्नेशन लेटर, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है,
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो जो अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं वो किसको देते हैं, किसके नाम से होता है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर रिजाइन करते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं, तो वो किसको एड्रेस करते हैं, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगर आपसे पूछा जाए कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको एड्रेस करेंगे, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ही एड्रेस करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। जितने भी ज्यादातर जो बड़े हमारे ऑफिशियल्स होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही अपना रेजिग्नेशन एड्रेस करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्रेसिडेंट किसको करते हैं ये आपको जरूर ध्यान रखना है, वाइस प्रेसिडेंट को। द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, तो विधान परिषद के सभापति कौन होते हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो चेयरमैन होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जो मेंबर्स होते हैं, जो चुने जाते हैं मेंबर्स, जैसे हमने पीछे कवर करा कर्नाटका के 75 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो वही इलेक्ट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन को। और ये कितने होते हैं, ये 1/3 होते हैं, 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये भी हमने पीछे ही कवर किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, तो भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसमें आर्टिकल 22 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक फंडामेंटल राइट में हमारा आता है। The election of the next vice president is to be held within dash of the expiry of the term of office of the outgoing vice president। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, उनका जो टर्म है वो खत्म हो गया है, तो उसके कितने दिनों से पहले पहले जो दूसरे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट हो जाने चाहिए, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डेज। मतलब अगर आज वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे, उनका पद जो है वो खत्म हो रहा है, उनका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो रहा है, तो आज के 60 दिन बाद, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर जो दूसरे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो चुने जाने चाहिए, मतलब वो इलेक्ट हो जाने चाहिए। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन टर्म्स ऑफ द यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें हमारी 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 7th शेड्यूल हो जाएगा। 7th शेड्यूल जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर जो सेंटर की पावर्स हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में और यूनियन लिस्ट में। आउट ऑफ द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो दिए गए 4 विकल्पों में से उस एक चयन को करें जिसमें जो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या क्या आता है, तो फाइनेंस कमीशन आता है, इलेक्शन कमीशन आता है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आता है। ये तीनों कमीशन क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएंगी। Who among the following described the Indian Constitution as quasi-federal? तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय के रूप में वर्णित किया है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केसी वीर। केसी वीर रहेंगे जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बताया है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अर्धसंघीय कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद दी, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड है हमारा 32 आर्टिकल। अब यहाँ पे 2 हमारे क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो पहला हमारा टेस्ट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन दी लोकसभा, तो निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है गिवन ऑप्शंस में से आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट,
तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका ईयर रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को विजिट करके डायरेक्टली आप हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।